हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल माही बायोलॉजी क्लासेस। हम आज से शुरू करेंगे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी को, मानव शारीरिकी को, जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए अगर हम कहें जो जंतु विज्ञान का मोस्टली जो पार्ट मतलब मेन पार्ट जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल वो यही है। आपके अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो हर साल 30 से 35 क्वेश्चन इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं, जो आप बहुत मतलब सिंपल आपको इसलिए लगती है क्योंकि हम उसको रिलेट कर पाते हैं खुद से। हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शारीरिकी को, तो मे बी आपको उसमें इंटरेस्ट ना आता हो, लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उसे खुद से रिलेट कर पाते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, पाचन एवं अवशोषण। देखिए चैप्टर का नेम ही है, हमने ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमने एनसीईआरटी के मेन कॉन्सेप्ट को देखना है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है, थोड़ा सा उसको एलोबरेट करना है, थोड़ा एक्सटेंड करना है, ठीक है, जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उनको ठीक करा देती है। तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है, पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एक चीज़ और, हमारा एक और चैनल है नीट डिजिटल क्लासेस, जिसका मैंने आपको लिंक कम्युनिटी पर दे रखा है। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सीरियसली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को कर रहे हैं। साथ साथ अभी थोड़े ही टाइम में जब हमारा सेटअप तैयारी होने ही वाला है, वहाँ पर हम अच्छे से क्लासेस शुरू करेंगे। तो वहाँ पर भी एनसीईआरटी को हम इंग्लिश में कवर करेंगे। जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन सीरीज़ तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कर रही हूँ, तो उस क्वेश्चन सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाके कम्युनिटी पर चेक कीजिए, वहाँ पर वीडियो का लिंक डाल रखा है, काफ़ी टाइम पहले डाला था, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, पाचन एवं अवशोषण। हमने मतलब पाचन को देखना है, अवशोषण को देखना है। देखिए पाचन क्या है, पाचन है मतलब जो हम जटिल भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनको हम ऐसे ही एज इट इज़ उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी नहीं ले सकती, उनको सरल अवशोषित अवस्था में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। देखिए भोजन हमारी बेसिक नीड है, आधारभूत आवश्यकता है, मतलब हमें भोजन लेना है। भोजन हमें क्यों लेना होता है वो हम आगे बात करेंगे। देखिए हम भोजन के अंदर लेते हैं, अगर हम देखें तो मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमारे भोजन के मेन अवयव हैं, मुख्य अवयव हैं जिनको हम लेते हैं। साथ साथ खनिज और मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं, उनको लेना भी ज़रूरी है। इनको बहुत ही अल्प जो मात्रा होती है वो उस मात्रा में ये ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, बट बहुत सारे इनकी कमी से बहुत सारे शरीर में विकार आपको देखने के मिलते हैं, रोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पाचन को हम समझे, पाचन क्या होता है, मतलब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो मेनली मतलब जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगी, ग्लूकोज होता है या अदर शर्करा होता है, ठीक है। हम प्रोटीन अगर भोजन में लेते हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड उसको तोड़ेगा अमीनो एसिड में, फिर बाद में उससे अंदर जाकर प्रोसेस होगा, ठीक है, जो भी होना होगा। हम वसा लेते हैं, वसा हमारा फैट ग्लिसरॉल, इसमें फैटी एसिड इसमें जाके कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं उनको सीधे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ले नहीं सकती है उनको। सिंपल मतलब एक अगर हम डेफिनेशन देखें, देखिए आपने नोट्स अपने खुद से बनाने हैं, मैं जो बोल रही हूँ कि लाइन इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से उसको नोट करना है, ठीक है। जटिल भोज्य पदार्थ का सरल अवशोषित अवस्था में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन मेंशन है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, हमें भोजन की आवश्यकता होती क्यों है, क्यों हम भोजन को लेते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता है। देखिए हमें भोजन की जो आवश्यकता है वो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। कोई भी कार्य आप अगर हम सक्षम है किसी कार्य को करने के लिए तो वो क्या है, हम उसमें एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। मतलब भोजन जो है वो एक ईंधन के रूप में काम कर रहा है, उससे हमें ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो हम भोजन खाते हैं, रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, वो क्या होता है, ऑक्सीजन भोजन को ऑक्सीडाइज करता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, ये सारा प्रोसेस। मतलब हमें एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी लिविंग सिस्टम मेटाबॉलिक, हमें पता है, हमने देखा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बिना वो लिविंग नहीं है वो। तो वो क्या है, सब हमें ये भोजन की रिक्वायरमेंट है। भोजन एक ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। हमने देखा जो हमारे भोजन के मुख्य अवयव हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये क्या होते हैं, मुख्य अवयव होते हैं। बाकी विटामिन और खनिज जो होते हैं वो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, देखिए हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो होते हैं हमें अलग अलग ज़रूरत होती है इनके। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना है, हमें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को देखिए, प्रोटीन से क्या होता है, हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं बन रही होती हैं, हम वृद्धि कर रहे होते हैं, मतलब नई कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए क्या होता है, इसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन की। ठीक है। लिपिड्स के होते हैं, लिपिड्स होते हैं एक इमरजेंसी के लिए, मतलब जैसे अगर हम देखते हैं लंबे समय तक फास्ट में हों अगर हम, तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को यूज़ कर चुकी होती है, उसके बाद स्टोर जो लिपिड होता है उसको बॉडी यूज़ कर लेती है एक इमरजेंसी के लिए। तो लिपिड से भी हमें ऊर्जा मिलती है, इमरजेंसी में काम आता है। ठीक है। वाइटामिन्स, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये बहुत सारे एंजाइम्स के सहकारक के रूप में काम करते हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हमारे रोल प्ले करते हैं। मिनरल्स भी, जैसे अगर हम मिनरल्स को देखें, कैल्शियम को अगर हम लें तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। आयरन को देखें तो आयरन हीमोग्लोबिन को बनाता है, मायोग्लोबिन को बनाता है। दूसरे हम अलग अलग चीज़ों में, और कैल्शियम हमें मसल्स में भी, कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। मतलब मिनरल्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खनिज जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उनसे अगर इनकी कमी हो जाती है तो रोग दिखाई देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है। आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो आपका एक मतलब स्टेबलाइज करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, जो पाचन की जो क्रिया होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, मतलब पाचन तंत्र में होती है। पाचन तंत्र जो होता है वो हमारा किससे बना होता है, पाचन तंत्र आपके एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। जो मनुष्य में पाचन तंत्र बना होता है वो आहार नाल से बना होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इससे संबंधित ग्रंथियों से बना होता है। अब इसका मतलब देखिए अच्छे से समझ लेना है, जो आहार नाल है वो पूरा मतलब आपका जो पाचन तंत्र अगर हम देखें तो आप पाचन तंत्र आपका आहार नाल से बना होता है, प्लस इससे संबंधित ग्रंथियों से बना होता है। देखिए आहार नाल के अंदर क्या क्या होता है, आपकी मुख गुहा आहार नाल के अंदर आती है, बक्कल कैविटी, ग्रास नली ईसोफेगस आपका आहार नाल के अंदर आता है, अमाशय स्टमक आहार नाल के अंदर आता है, छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं वो आपके आहार नाल के अंदर आते हैं, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, वो भी आपके कहाँ आते हैं, आहार नाल के अंदर आते हैं। अगर हम देखें इंटेस्टाइन क्या है, तो इंटेस्टाइन क्या है, पार्ट ऑफ आपका आहार नाल का एक भाग है, इंटेस्टाइन अलग से नहीं है। अगर हम देखें आहार नाल को हम सीधे से समझने की कोशिश करें तो देखिए आहार नाल को अगर हम सीधे से एक ट्यूब के समान है ऐसा मानते हैं, ये आपका माउथ रहा, ये लास्ट में आपके आहार नाल गुदा तक जाकर खुलता है, ये मुख रहा। यहाँ पर हम बीच में देखते हैं, ये हम सीधे एक ही ट्यूब मान रहे हैं। अगर हम देखें मुख गुहा यहाँ पर है तो मुख गुहा होगी, यहाँ पर आपका इसोफेगस आ गया, ये आपका अगर स्टमक है तो थोड़ा फूला हुआ भाग आपका स्टमक होगा, फिर छोटी आंत होगी, फिर आपकी बड़ी आंत होगी, मतलब सब ये सब एक आहार नाल के अंदर है। इससे संबंधित ग्रंथियाँ, जैसे हम लीवर कहते हैं, लीवर आहार नाल जो यकृत होता है वो आहार नाल का भाग नहीं होता है, वो एसोसिएटेड ग्रंथि है, मतलब जो पित्तरस होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को दिया जाता है। वो आगे हम एक एक चीज़ को, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, साथ में आपकी आती हैं लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी कहाँ होती हैं, मुख से आपके एसोसिएटेड होती हैं। और ये क्या है, आपके आहार नाल का भाग नहीं है, लेकिन ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। मतलब जो आपका पाचन तंत्र है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, आहार नाल के भाग ये रहे, बाकी आपकी लार ग्रंथियाँ, यकृत, आपका पित्ताशय, आपका अग्नाशय, ये सब किस में आता है, ये आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आता है, मतलब सहायक ग्रंथियों के अंदर आता है। हम एक एक पार्ट को, हमें इस चैप्टर में यही सब कुछ पढ़ना है कि आप अगर मुख में देखें तो मुख में आपको क्या देखने को मिलेंगे, टीथ देखने को मिलेंगे, टंग देखने को मिलेगा, पैलेट, अपर पैलेट, फेरिंग्स, ये सब आपको मुख के अंदर देखने मिलेगा। हम इन चीज़ों को एकदम से अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ग्रास नली सिंपल एक ट्यूब होती है। उसके बाद अमाशय आता है जहाँ पर 4 से 5 घंटे भोजन आपका रहता है। उसके बाद छोटी आंत आती है, छोटी आंत में भोजन अवशोषित होता है। उसके बाद बड़ी आंत आती है, जो भोजन अवशोषित नहीं हो पाता है, जो मतलब अनडाइजेस्टेड होता है, अपाचित भोजन होता है, उसको बड़ी आंत में भेज देते हैं, फिर वहाँ से वो आपका बाहर इजेकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे मतलब आपको एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आज कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में पढ़ना क्या होता है हमने। ठीक है, देखिए आपके एनसीईआरटी में भी यही सब लिखा हुआ है। देखिए चैप्टर को शुरू किया, पाचन एवं अवशोषण। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। अल्प मात्रा में विटामिन्स एवं खनिज लवणों की आवश्यकता भी होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को रोकता है। देखिए, अब एक जल के बारे में एक अच्छी सी मतलब एक अच्छा सा फैक्ट याद रखिए। देखिए, हम पढ़ते हैं जब हम मोनोमर से पॉलीमर को बनाते हैं, मतलब एक लग से जब हम बहुलक को बनाते हैं तो संघनन क्रिया हम देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं जल का अणु बाहर हो जाता है, मतलब जब हम मोनोमर से बहुलक को बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक बहुलक देह है और उसको मोनोमर में कन्वर्ट करना है, मतलब एक लक में तोड़ना है। जो ग्लूकोज से बना है, जो आदर्श शर्करा से बना है, वो ग्लूकोज से एक लक हो गए। जैसे अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं, अगर हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमीनो अम्ल में टूटेगा, एक लक हुआ। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर को ऐड करना पड़ेगा। वही लाइन इस वही कॉन्सेप्ट इस लाइन को क्लियर करता है। आपका साफ साफ लिखा है, जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है, इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट आपका शर्करा और अदर सरल शर्कराओं में टूटता है। प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल्स में जाता है। वसा आपका ग्लिसरॉल फैटी एसिड के अंदर जाता है। ठीक है, तो यही इसी प्रक्रिया को मतलब देखिए, पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। देखिए, यांत्रिक और रासायनिक से क्या मतलब है, देखिए जब हम मुंह में अपने खाने को लेते हैं तो हम उसको अच्छे से चबाते हैं, उसको अच्छे से दांत हमारे क्या काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। ये आपका एक यांत्रिक प्रोसेस हो गया, मतलब कि यांत्रिक आपने बहुत अच्छे से पीसा, लेकिन जब वो नीचे गया स्टमक में भी आपको थोड़ा बहुत यांत्रिक कार्य देखने को मिलता है भोजन के ऊपर। उसमें क्या होता है, वो भी चर्निंग मूवमेंट करता है आपका स्टमक अमाशय जो होता है। और साथ में अगर हम देखें मुख के अंदर ही हमारा टाइलिन, उसके अंदर एंजाइम होता है, वो मिल जाता है और आगे जाके और भी एंजाइम, मतलब ये रासायनिक और यांत्रिक दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। और आहार नाल, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र बना होता है आहार नाल से बना होता है और इससे संबंधित ग्रंथियों से बना होता है। वही मैंने आपको बताया कि आहार नाल में क्या क्या आएगा और संबंधित ग्रंथियां कौन सी हैं। एक एक चीज़ को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपनी मुख गुहा से शुरू करेंगे कि मुख गुहा के अंदर हमें क्या देखने मिलता है और किस तरह से क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।